अच्छा, नहीं, और कितना था जो गिर के 6% पे आया? भाई मैंने आपको बताया था ना, 19-20 में 4% था, 4% की ग्रोथ रेट प्लस थी। ठीक ठीक। तो -6 चली गई। अच्छा, -6 चली गई। मैं समझा आपने 6 बोल दिया, -6 तो बहुत बुरी तरीके से। -6 मैंने नहीं, -6 आपको लगता है कि नेशनल लॉकडाउन नहीं होता, अगर नेशनल लॉकडाउन नहीं होता, जिस तरीके का स्ट्रिक्टली और जिस तरीके से नाजायज तरीके से स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया गया, तो ऐसी स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं होती क्या? क्यों क्यों लगता है आपको? भाई अगर आपने उसके बाद ये मान लिया होता कि भाई वो डिमोनेटाइजेशन गलत काम था, आपने ये मान लिया होता कि जीएसटी को लागू करने की वजह से छोटी इकाइयों पे गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार कम हुआ है, और आपने अगर इस बात को सही ढंग से, सही मानसिकता से सरकार ने निर्णय लिए होते, नीतिगत आर्थिक निर्णय लिए होते, और उन छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई अगले 3-4 साल में, 18 के बाद जब ये हमको मालूम हो गया था कि विकास दर घट रही है और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तो ये स्थिति आज जो है वो स्थिति नहीं होती। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये पूरी तरीके से जिम्मेदार है इसके लिए। गलत नीतियों की वजह से हम इस जगह पहुंचे हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है। ये सारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में अवेलेबल है कि अगर ये नहीं होता तो ये रहता। और साथ ही साथ आप उसको भी ब्लेम करें, जीएसटी जो लागू किया गया इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना प्लान करे, अनप्लान तरीके से, जैसे लॉकडाउन भी अनप्लान्ड हुआ। तो क्या मतलब सरकार में, इकोनॉमिस्ट आप भी प्लानिंग कमीशन में रह चुके हैं, और तो आपके जैसे और ज्ञानी लोग रहे होंगे, तो किसी ने ये चीज फोर्स ही नहीं करी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे ये नुकसान हो जाएगा? या फिर जो सर्वोच्चम स्तर पे हैं वो सुनते नहीं किसी की? भाई दोनों बातें हैं। एक तो सर्वोच्चतम स्तर पे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कोई सुनता नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई सुनता नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी एक भ्रमात्मक नैरेटिव चलाए हुए है, क्या रोजगार बड़ा पैदा हो रहा है। अरे अगर रोजगार बड़ा पैदा हो रहा होता तो आप मुझे ये बताएं शरद, और आपके श्रोताओं, इस सवाल का जवाब दें कि 2018 में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो ये हमको बताती है कि कितनी डेथ्स हो रही हैं, क्यों डेथ हो रही हैं, किस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं जी, एससीज के अगेंस्ट वगैरह वगैरह, वो ये भी बताती है कि बेरोजगार लोगों ने, कितने लोगों ने सुसाइड किया, वो आंकड़े सुसाइड के बारे में भी बताती है। तो वो उसने ये भी बताया कि 2018 में बेरोजगार लोगों ने कितने वो सुसाइड कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। तो 18 जब बेरोजगारी बढ़ रही थी, जैसे मैंने बोला था पहले, तब ही दिन में हर 2 घंटे पे 3 बेरोजगार युवा अपनी जान ले लेते, सुसाइड कर लेते। हर 2 घंटे पे 3। माय गॉड। अब आप सुनिए कि एनसीआरबी का आंकड़ा 2022 के लिए क्या बता रहा है। कि पहले हर 2 घंटे पे 3 होता था, अब हर घंटे पे 2, यानी कि माय गॉड जी, प्रतिशत कहाँ है? अच्छा, ये चीजें सामने आते हुए भी कोई मेजर्स नहीं लिए गए इस ट्रेंड को रोकने के लिए? शरद, उल्टी बात यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 8 करोड़ रोजगार हमने उत्पन्न किए, ये तो अगले पिछले 1.5-2 महीने से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कह रही हैं। वो आरबीआई के क्लेम्स डेटा के आधार पे कहा जा रहा है, जिसका न सिर है न कोई पैर। मतलब बिल्कुल बेतुकी बात, क्योंकि भाई जब आपने जैसे ठीक फरमाया, ये तो अपनी बात को सिर्फ पूरा कर रहे हैं कि क्लेम जो था कि 2 करोड़ जॉब्स हर महीने देंगे, तो 4 साल में 8 करोड़ हो गए। हाँ, बिल्कुल। अब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई तो कागज पे सब कुछ दुरुस्त दिखे, और इलेक्शन में कहने को हो जाए देखिए साहब हमने तो, अब कहने में तो कुछ नहीं जाता है। कतई झूठ।
और मैं मतलब इलेक्शन से पहले भी 2024 के इलेक्शन से पहले ये बात साफ कर रहा था कि वो आरबीआई क्लेम्स का डेटा बिल्कुल भ्रमात्मक है, वो झूठा डेटा हैगा। मतलब वो कहते हैं कि वो पीएलएफएस पे है, मगर उसमें उन्होंने गलतियां, मेथोडोलॉजिकल गलतियां हैं उनकी, फ्लॉड मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करके बहुत अच्छा। तो अब आप सोचिए, अब उल्टा स्थिति ये है कि 23-24 का भी अब आंकड़े आ गए हैं, उसी पर मेरा ये लेख है। और 23 ये साफ पता चल रहा है 23-24 में स्थिति, शरद की स्थिति अब यहां पहुंच गई है। पहली चीज तो मैं आपके लिए सारांश में समझा देता हूं कि पिछले असलियत में 3-4 साल में क्या हुआ। असलियत में 3-4 साल में ये हुआ कि जब आपने लॉकडाउन इस भयंकर रूप से किया, तो लगभग अगले मतलब 20 में, 21 में, 22 में और 23 में भी शुरू में आप ये पाते हैं कि साल भर पुराने डेटा के आधार पर, सरकारी इसी पीएलएफएस के डेटा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि 6 करोड़ लोग कृषि में जाकर वापस जुड़ गए। यानी कि जो लोग इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में थे उनको मजबूरन छोड़ करके गांव में चले गए। ये आप तब की बात कर रहे हैं जब लॉकडाउन लगा और लोगों को मजबूरी में शहर छोड़ के गांव आना पड़ा, फिर उसके बाद वो उसी में पड़े रहे अपने गांव के। अच्छा, गांव का एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें अर्निंग भी कम होती होगी, जाहिर है भाई, जाहिर है। और अब वैसे ही पहले कम होती थी, 20 तक भी कम होती है, चाहे उद्योग हो उसके बनस्पत या सेवा क्षेत्र हो। गैर कृषि क्षेत्र के मुकाबले कृषि में तो आमदनी कम ही होती है। तभी तो सरकार 2015 से कह रही है हम डबल इनकम फार्मर्स इनकम कर देंगे। खेला नहीं हुई, उसमें कोई अंतर नहीं आया अगले 5-6 सालों में। अच्छा, तो इसीलिए तो किसान भी नाराज, तो युवा भी नाराज और किसान भी नाराज। तो मैं वापस अपनी मतलब भ्रमात्मक कहानी पे आता हूँ। तो देखिए, एक तो ये हुआ कि 6 करोड़ लोग जाकर के जुड़ गए उनमें, है ना। और दूसरा ये हुआ कि जैसे आपने सही फरमाया अभी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल्स हो, गारमेंट्स हो, वुड फर्नीचर हो, आपका वुडन लेदर एंड फुटवेयर हो, इन सब में आप पाते ये हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट घटता है, घटता है। और इसी वजह से लोग वापस जाते हैं और कृषि में जुड़ जाते हैं। और इसी आप ये समझिए कि 50 से 60 लाख युवा हर साल जुड़ता है हमारे देश के श्रम बल में, रोजगार ढूंढता है, और वो उसको रोजगार नहीं मिल रहा है उस मात्रा में, जिस मात्रा में बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार। तो फिर युवा बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी। यही तो मैं समझाने की कोशिश जी। तो वो आपने अब सरकार ये दावा कर रही है कि अरे पिछले 3-4 साल में बेरोजगारी घटी है। अच्छा, अब ये भी समझिए कि ये घटी क्यों है। क्योंकि हुआ ये है कि लोग, क्योंकि सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि लोग क्योंकि कृषि में जाकर के जुड़ गए, ठीक है। अब क्योंकि कृषि को रोजगार माना जाता है। अब बात यह है शरद की, कृषि में वैसे ही बहुत ज्यादा लोग हैं और लोग छोड़ना चाहते हैं। जो कोई आप समझते हैं कि युवा जो पढ़ा लिखा जा रहा है वो क्या कृषि में काम करना चाहता है? कतई नहीं, उल्टा वो तो छोड़ना चाहता है भाई। वो तो आपको मालूम है, वरना वो गांव छोड़ करके शहर में आया क्यों होता? अब वो वापस मजबूरन गया है, तो वहां उसकी आमदनी भी कम हो गई, उसके पास रोजगार भी नहीं। मगर वो कहता है अपनी लाज बचाने के लिए, जब वो सर्वेयर आता है तो उससे पूछा जाता है क्या करते हो, तो अपनी लाज बचाने के लिए कहता है मैं खेती कर रहा हूं। अब आप सोचिए, अच्छा ये 23 तक तो हुआ है कि 6 करोड़ लोग जुड़ गए। हम अभी जो आंकड़ा दो रोज पहले भारत सरकार की उसी एजेंसी का फिर से आया है ना, पीएलएफएस में, वो शरद बता रहा है कि कृषि में और लोग जुड़ गए हैं। यानी कि शहरी सर्वे नहीं, जो रोजगार पैदा हो रहा है नहीं। लेकिन इससे ये भी तो जाहिर हो सकता है कि क्योंकि आबादी भी हमारे यहाँ बड़ी तेज बढ़ती है,
तो क्योंकि और आबादी बढ़ी है इसलिए ये फिगर्स बढ़ रही दिख रही हो? नहीं, देखिए देखिए देखिए, नहीं है। बल्कि आप जो कह रहे हैं उससे उल्टी बात है। असलियत ये है अच्छा। शरद, ये इस तरीके का भ्रमात्मक आर्ग्यूमेंट सरकारी अर्थशास्त्री देते हैं, हाँ, सरकारी लोग देते हैं, हाँ। अगर मोटी बात शरद आपके श्रोताओं को समझना आवश्यक ये है कि 2011 के बाद हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि दर जमकर कम हुई है, बहुत जबरदस्त तौर से नीची होती चली जा रही है। यहां तक कि यूपी, बिहार, झारखंड इत्यादि में भी कम होती चली गई है। पूरे देश की, देखिए, एक डेमोग्राफर्स एक स्टैटिस्टिक बताते हैं जो आपको, मैं आपके श्रोताओं को समझना आवश्यक है, तो इस कार्यक्रम में मैं उनको समझा देता हूं कि कैसे हमारी जनसंख्या की बढ़त की जो दर है वो बड़ी जबरदस्त तौर से ऐसे जा रही है। मुसलमान के कम बच्चे हो रहे हैं, एससीज, एसटीज, जो गरीब लोग हैं उनके भी बच्चे बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। औसतन, मोटी बात यह है, औसतन आप पा ये रहे हैं कि अब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइजेशन लेवल तक पहुंचने के कगार पे है। क्यों, कैसे? आंकड़े बता रहा हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 2021, इसी सरकार का सरकारी आंकड़े क्या है, क्या बता रहा? फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, फर्टिलिटी रेट कम हुआ है इसी दौरान। फर्टिलिटी रेट देश की औसतन 2 हो गई है, जबकि स्टेबलाइजेशन रेट 2.1 है। सिर्फ यूपी और बिहार, झारखंड में 3 राज्य ऐसे हैं जहां 2.5 यूपी में और 3 बिहार, झारखंड। वरना पूरे देश में ये घट गई है, और औसतन बिहार, यूपी को भी जोड़ लीजिए तो वो 2 ही है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये आर्गुमेंट कामयाब अब नहीं हो सकता। असलियत ये है कि हमारे, आप ये भी समझिए, देखिए, आपके श्रोताओं को समझना जरूरी है। हम अपने को बड़ी पीठ ठोकते रहते हैं कि अरे अरे अरे, देखिए हम बड़े युवा देश हैं, अभी तो हमारे आगे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और वगैरह, बड़ा क्लेवर लंबा। शरद, असलियत आपके श्रोताओं को समझना। देखिए शरद, असलियत ये है कि हम देश के सरकारी आंकड़े हमको ये बता रहे हैं कि 45 साल उम्र के, हमारे श्रम बल में 45 साल उम्र के से ज्यादा के लोग आधे हैं, आधे से ज्यादा हैं। यानी कि केवल आधे लोग 45 से कम हैं और आधे से ज्यादा 45 से ऊपर उम्र के। ये अच्छा साइन नहीं है, ये अच्छा साइन नहीं है। अच्छा साइन कैसे हो सकता है? क्योंकि 15 साल में ये सब रिटायर हो जाएंगे और किसी के पास पेंशन नहीं है। तो ये पेंशन वाला मुद्दा बहुत सोशल सिक्योरिटी, हमारे आपके पास तो सब है, और ये अगले 5-10 साल में ये बड़ा मुद्दा हो रहा है। और मतलब सरकारी बाबू लोग तो अपना इसीलिए कांग्रेस पार्टी बड़े जोरों शोर से लगी हुई है कि पेंशन स्कीम को वापस रिवाइव कर दें, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो उससे लोगों को फायदा भी होगा। और जाहिर है जो लोगों को ने देखा है कि बीजेपी सरकार ने नहीं देखिए, ओपीएस तो बहुत मूर्खतापूर्ण स्कीम है, बहुत मूर्खतापूर्ण। अच्छा, उसको कभी नहीं लागू करना चाहिए, न यूपीए उसके, न कतई नहीं। चिदम्बरम का आप इंटरव्यू सुन लीजिए, अभी इंडिया टुडे एनक्लेव में उन्होंने कहा क्या हम नहीं चाहते कि ओपीएस लागू हो फिर से, वो राज्य सरकारें कर रही है तो वो तो उनसे सहमत नहीं।